जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज जो कि डे 24 आज है, जो कि 27 फरवरी को आज के दिन कवर करवाया गया है। तो चलिए हम लोग सारे टेस्ट को कवर करते हैं। जितने भी पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज का होमवर्क भी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जाइए जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो आज डे 24 है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला बटालियन को मंजूरी किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। अभी हाल ही में अर्धसैनिक जो बल होते हैं जिसको हम लोग CISF कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या हुआ है ना कि इन्होंने महिला बटालियन को मंजूरी दे दिया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, गृह मंत्रालय जो होते हैं ना, जितने भी अर्धसैनिक बल होते हैं ये सभी किसके अधीन होते हैं, तो ये गृह मंत्रालय के ही अधीन होते हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 से 21 नवंबर 2024 के बीच सी विजिल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। देखिए, यहाँ पे भारतीय नौसेना की बात करते हैं तो भारत में सबसे प्राचीन काल में जब नौसेना का गठन किसके द्वारा किया गया था, चोलों के द्वारा किया गया था, ठीक है। चोल जो थे ना वो नौसेना के लिए ही फेमस थे, और खासकर वो जो स्थानीय स्तर पे जो उनका ग्राम पंचायत था ना, स्थानीय शासन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे चोल। तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका दिवस दिया हुआ है, जैसे कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। और आपके एग्जाम में आजकल क्या है ना कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य भी पूछा जाता है। तो मैंने इकट्ठा सबको एक ही जगह पे दे दिया है। सारे आदर्श वाक्य को आप लोग रट जाइएगा, सारे दिवस को रट जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, सा नो वरुणा है, ठीक है। अगर भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को नमः अस्पृशा दीप्ति इसका आदर्श वाक्य है। भारतीय थल सेना की बात करते हैं तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, और ये सेवा स्मारक धर्म इसका आदर्श वाक्य है। तो इसे रट जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे हुए क्वेश्चन ही एग्जाम में आजकल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। देखिए, ये जो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव है ना, ये नई दिल्ली में हो रहा था, यहीं पर सी द्वारा हो रहा था। वर्तमान में सीडीएस कौन है, ध्यान रखिएगा, अनिल चौहान जी है। उन्होंने उस टाइम क्या किया कि प्रोजेक्ट शौर्य गाथा का उन्होंने शुभारंभ किया। बात अगर हम लोग सीडीएस करते, देखिए इसकी स्थापना कब होती है, ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर 2019 को इसकी स्थापना होती है। और 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। सुशासन दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पे सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हम लोग सीडीएस की बात करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था ना कि राष्ट्रपति होते थे और रक्षा मंत्री, और इनके नीचे तीनों सेनाएं होते थे, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ठीक है। लेकिन उसके बाद सीडीएस का पद लाया गया, जो कि राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और उसके बाद सीडीएस का पद आता है, और सीडीएस के अंतर्गत ही ये तीनों सेनाएं कार्यरत होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद किसके द्वारा तैयार किया गया। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको यही पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा अभेद क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, स्वदेशी रूप से निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया। अब देखिए, ये जो DRDO है ना, इसकी स्थापना कब होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बात करते हैं इसके प्रक्षेपण केंद्र की कि DRDO का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। इसी का भी हाल ही में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। और ये DRDO किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय का एक यूनिट है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के यूनिट के रूप में ये कार्य करता है DRDO। तो DRDO का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने किस कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित टैंक जोरावर का निर्माण किया है। तो अभी हाल ही में जोरावर चर्चे में था, क्या है, तो ये विकसित टैंक है जिसको DRDO और LSL&T कंपनी के द्वारा दोनों मिलके बनाया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण क्रमशः कहाँ से और किसके द्वारा किया गया। देखिए, अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है।
अगर बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि विशाखापट्टनम में डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। अगर वहीं पे अगर आपको अग्नि 5 का क्रूज मिसाइल पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि डीआरडीओ के द्वारा चांदीपुर उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 में नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक यूनिट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नौसेना में तलवार श्रेणी का 8वां युद्धपोत कौन सा है जिसे 2025 को में भारत को दिया जाएगा? ध्यान रखिएगा, आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल को भारत को दिया जाएगा 2025 में। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? ध्यान रखिएगा, रूस के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना के द्वारा नवीनतम सर्वोत्तम जहाज आईएनएस निर्देशन का जलावरण कहाँ से किया गया है? ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम पोर्ट से किया गया है। देखिए, विशाखापट्टनम पोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है और भारत का सबसे गहरा पोर्ट यही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि विशाखापट्टनम पोर्ट क्या है, तो भारत का सबसे गहरा पोर्ट कोई है तो वो विशाखापट्टनम पोर्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाक हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये पिनाक नाम कहाँ से लिया है डीआरडीओ ने? ध्यान रखिएगा, शिव के जो धनुष है ना, उससे उन्होंने ये नाम लिया है पिनाक, जिसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक यूनिट के रूप में कार्यरत है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, या किस राज्य में बनाया जाएगा? ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं कि एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाएंगे आंध्र प्रदेश में, तो उसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग इसरो की करते हैं तो इसरो का परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, थुत्थुकुडी सतीश धवन केंद्र में इसरो क्या करता है? वहाँ से परीक्षण करता है। सबसे ज़्यादा परीक्षण कहाँ से करता है इसरो? तो ध्यान रखिएगा, सतीश धवन केंद्र से करता है। ठीक है, वहीं पर डीआरडीओ की बात करते हैं, डीआरडीओ परीक्षण कहाँ से करता है? तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा से करता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, आटाकामा मरुस्थल जो कि उत्तरी चिली में अवस्थित है। और चिली कहाँ पे है आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में एक पर्वत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वत, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और इसी का क्या है? पार्ट है आटाकामा मरुस्थल। ध्यान रखिएगा, चिली से आपको 2-3 फैक्ट ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि चुक्की माता का खान कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ही है। ये आटाकामा मरुस्थल है ना, इसके जस्ट ऊपर है ये चुक्की माता का खान, जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कहाँ पे है? तो चिली में ही है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे उस पाल्टा दर्रा, ठीक है, उस पाल्टा दर्रा अगर आपसे पूछा दे कि ये चिल्ली हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना, तो ये दोनों को अलग कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वत करता है और इसी के बीच में जो है ना एक दर्रा है जिसका नाम है उस पाल्टा दर्रा। ठीक है, इसी उस पाल्टा दर्रा में एक ट्रेन है अभी बनाया गया था जिसका नाम है ट्रांस एंडीज ट्रेन, तो इस ट्रेन का भी नाम ध्यान रखिएगा। वैसे आपको उस पाल्टा दर्रा ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाले गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इटली है। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में ये जो पर्वत है ना, इसी को हम लोग आल्प्स पर्वत कहते हैं। तो इसके उत्तर में जो भी हवाएं बहती है ना, गर्म हवाएं, उसको क्या कहा जाता है? फान कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो फान का राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंपास डाउन्स और वेल्ड घास का मैदान कहाँ पे अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, पंपास जो घास का मैदान है ना, वो अर्जेंटीना में है, डाउन्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पे वेल्ड घास का मैदान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसे आप लोग रट जाइएगा। इसके साथ आपको कुछ और भी घास का मैदान ध्यान रखना है, जैसे कि सोलास घास का मैदान कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, दक्षिणी भारत, खास करके नीलगिरी पर्वत पे ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आपको बुग्याल पूछा जाएगा या फिर पयाल पूछा जाएगा तो उत्तराखंड ध्यान रखिएगा। मर्ग घास का मैदान कहाँ पे है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, वहीं पे अगर आपको पेरीज घास का मैदान पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, और स्टेपिज कहाँ पे हो जाएगा? तो यूरोप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको उसे रट जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगिरी का नाम परिवर्तन करके दौलताबाद किसके टाइम पीरियड में रखा गया था। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश के एक शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। उनके टाइम पीरियड में क्या उन्होंने मतलब कहा जाता है ना कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक जो पढ़ा लिखा कोई शासक था ना वो यही था, मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है, और पढ़ा लिखा जितना था उतना ही ज़्यादा ये बेवकूफ़ था। इसने क्या करा था कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद या फिर देवगिरी को इसने ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद इसको लगा कि नहीं वहाँ पे सही नहीं है, तो ये पूना लेके गया और ये पूना जो है वो देवगिरी से दिल्ली को राजधानी ट्रांसफ़र करता है। इसी के टाइम में एक मोरक्को यात्री आते हैं जिनका नाम होता है इब्न बतूता, जो कि इंडिया आते हैं। इनका एक बुक है रेहला, तो इनकी जितनी भी करतूतें हैं ना ये इसी रेहला बुक में नोटेड है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ही थे जिन्होंने सांकेतिक मुद्राएं चलाई थी। इन्होंने क्या किया था ना कि कृषि पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, और टैक्स लगाने के लिए इन्होंने जो है 1/2 मतलब टोटल 50% का टैक्स लगाया था। और इसको वसूलने के लिए उन्होंने एक प्रॉपरली एक विभाग ही बना दिया था जिसका नाम था अमीर कोही। ठीक है, ये इसका संबंध किससे है तो कृषि से। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, तो इसीलिए आपको उसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और किसके द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही भारत में सबसे पहला उन्होंने सत्याग्रह करा था, चंपारण सत्याग्रह। जब वो आते हैं ना दक्षिण अफ्रीका से, जब वो भारत आते हैं उसके बाद ही उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। और यहाँ पे इनको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दिया जाता है। और बदले में रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्होंने क्या कहा था आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात अगर हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की करते हैं, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि बुक के लिए। तो गीतांजलि बुक किनका है, इन्हीं का है। इन्होंने क्या किया था ना कि राष्ट्रगान किसने लिखा है भारत का, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने लिखा है। सबसे पहले राष्ट्रगान को 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है ना वहीं पे इनको गाया गया था। ठीक है, इन्होंने जब बंगाल का विभाजन हो रहा था ना तो वहाँ पे इन्होंने एक गीत लिखा था अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हो जाता है मतलब बंगाल स्वायत्त देश के रूप में बनता है ना तो बंगाल का वहाँ पे वो गीत ही बन जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और इनको ही नाइटहुड की उपाधि भी दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष के काल में प्रयागराज में आयोजित बौद्ध महासभा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री हेनसोंग जो कि 630 ईसा पूर्व में भारत आते हैं, जो कि चीन से होते हैं। जब ये भारत आते हैं ना हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, तो कहा जाता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से स्टडी किया था। और इन्होंने कौन सी शाखा से स्टडी किया था, ध्यान रखिएगा महायान शाखा से इनका संबंध था। बाद में इन्हीं को देख के हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बौद्ध धर्म के महायान शाखा को ये भी प्रश्रय देते हैं। बात अगर नालंदा की करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्ता पीरियड में कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हेनसोंग का एक बुक भी था सी यू की। ठीक है, सी यू की बुक था, इसमें सबसे पहले उन्होंने जो महाकुंभ है ना उसका उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे सिर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का कील साबित होगा। यह कथन किसका है, ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय का। आपको पता होगा कि साइमन कमीशन जब भारत आता है तो उसका विरोध किया जाता है। ठीक है, काफ़ी स्तर पे विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन भारत आता है तो सबसे पहले 2 बार विरोध होता है। पहले तो वो आया था कब, फरवरी 1928 में आया था। ठीक है, उसके बाद वो अक्टूबर 1928 में आता है। जब ये फरवरी 1928 में आता है ना तो यहाँ पर इसको काला झंडा दिखाया जाता है, फिर वो वापस चला जाता है। फिर सेकेंड बार जब वो आता है ना तो लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में इसके खिलाफ 31 अक्टूबर 1928 को यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था, विरोध किया गया था। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक पुलिसकर्मी होते हैं जिनका नाम होता है सॉन्डर्स। ठीक है, तो सॉन्डर्स क्या करता है इनके सर पे काफ़ी ज़्यादा लाठियों का बरसा करवा देता है, इसके कारण इनकी डेथ हो जाती है। जब इनका डेथ होता है ना, इनका डेथ का डेट याद रखिएगा 17 नवंबर 1928 को, और इसी डेथ के कारण जो है भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, जो कि बाद में जाके उनको लाहौर में उनको फांसी दे दिया जाता है 1931 में। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह भारतीय क्रांतिकारी महिला जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्रांति की आवाज़ को रेडियो के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाया था, उनका नाम क्या था। देखिए ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा अगस्त 1942
टू को ये स्टार्टिंग होता है। इसमें 3 महिलाओं का नाम आपको रट जाना है, ठीक है। पहला उषा मेहता। उषा मेहता क्या थी कि उन्होंने रेडियो के माध्यम से पूरे सब जगह को उस बात को उन्होंने फैलाया था, इसलिए इनको भारतीय क्रांति का आवाज़ भी इनको कहा जाता है। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है कनक लता का। तीसरा आपको ध्यान रखना है अरुणा आसफ अली का, ठीक है। तो इतने सारे तीनों नाम जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं, तो तीनों नाम आपको रट जाने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन ही बाद में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपदों में कौशल महाजनपद की पहली और दूसरी राजधानी कौन सी थी। ध्यान रखिएगा, जो कौशल महाजनपद थी ना उसकी पहली राजधानी श्रावस्ती था, वहीं पे अयोध्या क्या था उसकी दूसरी राजधानी था। देखिए महाजनपदों का बात करते हैं तो महाजनपदों का उल्लेख जो है ना वो भगवती स्वती सूत्र और अंगुत्तर निकाय और साथ ही साथ पानी का जो अष्टाध्यायी है ना वहाँ तीनों में जो है महाजनपदों का वर्णन मिलता है। टोटल 16 महाजनपद थे। 16 में से 2 महाजनपद जो थे ना वो भारत से बाहर थे, जिसमें से आपको ध्यान रखना है एक कम्बोज हो जाएगा और एक गंधार हो जाएगा। उसमें से जो 14 महाजनपद जो थे ना वो इंडिया में थे, ठीक है। 14 में से यूपी में कितने थे 8 ध्यान रखिएगा, बिहार में कितने थे 3 थे, और अगर राजस्थान की बात करते हैं तो मत्स्य याद रखिएगा, और एमपी में कौन था अवंती था, और ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में कौन था अस्मक था। तो इतने महाजनपद के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा का युद्ध कब और किसके साथ हुआ था। ध्यान रखिएगा ये जो घाघरा का युद्ध है ना वो 6 मई 1529 को किया गया था। मोहम्मद लोदी जो कि अफगान थे बिहार के और बाबर के बीच में हुआ था। कहा जाता है कि बाबर का जो अंतिम युद्ध था ना वो यही था, ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा छठे गुरु जो कि गुरु हरगोविंद सिंह थे, जिन्होंने 1609 में अकाल तख्त की स्थापना की थी। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंगर व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा गुरु नानक जी के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने कर दिया था, ध्यान रखिएगा गुरु अंगद देव ने कर दिया था। अगर इसको पूछा जाएगा कि औपचारिक किसने बनाया था, ध्यान रखिएगा गुरु अमरदास ने बनाया था। यही गुरु अमरदास थे जिनसे मिलने के लिए अकबर गए थे इनके जगह पे, और उन्होंने इनकी पुत्री को 500 बीघा जो है ना ज़मीन दिया था, ठीक है, उनको उन्होंने सौंप दिया था। उसके बाद इसी 500 जगह पे इन्हीं की पुत्री के रामदास होते हैं, ठीक है। तो रामदास जो होते हैं ना वो यहीं पे क्या करते हैं अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। फिर इनके पुत्र होते हैं गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनता है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा दिया गया। देखिए भारत में जो अरबों का आक्रमण होता है सबसे पहले किसने करा था, ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। लेकिन भारत में अगर पहला तुर्क आक्रमण की बात अगर पूछा जाएगा आपसे तो आपको ध्यान रखना है ये गजनवी के द्वारा किया गया था, और सेकेंड आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसी के एक सेनापति होते कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बाद में जाके क्या करते हैं ये स्थापना कर देते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया। ध्यान रखिएगा जो भाबरू अभिलेख है ना वहाँ पे अशोक ने स्वयं को कहा है कि मैं मगध का सम्राट हूँ। अगर बात करते हैं अशोक का किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लेखित है, तो ध्यान रखिएगा मस्की गुर्जरा और नेटूर अभिलेख में। अशोक के किस अभिलेख में प्रियदर्शनी अशोक का कितने नंबर में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा 11वां शिलालेख में अशोक का नाम जो है ना वो प्रियदर्शनी अशोक के बारे में वर्णित है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा 1991 में किया गया था। इन्हीं को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा 1974 में क्या हुआ था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था और संपूर्ण क्रांति शुरू हुआ था, जिसको 1975 में समाप्त इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, और इसी के लिए उन्होंने आपातकाल भी लगाया था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुव की घटना एक वर्ष में कितने बार और कब कब होती है। ध्यान रखिएगा विषुव की जो घटना है ना वो साल भर में 2 बार होती है। एक तो शरद के टाइम पे होती है, ठीक है, और एक किस में होता है तो वसंत विषुव होता है। ये जो शरद जो विषुव होता है ना उसका ध्यान रखिएगा ये 23 सितंबर को होता है। वहीं पे वसंत जो होता है वो 21 मार्च को होता है। देखिए ये विषुव की घटना कब होती है, जब सूर्य का प्रकाश जब इक्वेटर पे लंबवत पड़ता है ना तो उस वक्त क्या होता है ये घटना होती है। लेकिन उस वक्त क्या होता है ना कि उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध हो वहाँ पे दिन और रात जो होती है ना वो इक्वल हो जाती है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है। ध्यान रखिएगा ये बुध हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये हमारा सन हो जाएगा। सन के बगल में कौन सा है, बुध है। उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बृहस्पति है, उसके बाद शनि हो जाएगा, उसके बाद अरुण, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। अगर जितने भी ग्रहों की बात करते हैं ना तो वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन अगर हम लोग शुक्र की बात करें और अरुण की बात करें, ये क्या होती है, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर मूव करती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के आसपास में कौन है, तो इधर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, और इधर मंगल हो जाएगा। देखिए मंगल और जो बृहस्पति होते हैं ना, इनके बीच में क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ होती है, तो उसे भी आपको ध्यान रखना है ग्रह के संदर्भ में इतने सारे फैक्ट। अगर शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, जैसे कि भोर का तारा, शाम का तारा, सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं, तो ये शुक्र को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो ये मंगल को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्षी दल के दावे होने का दावा करने के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत आना चाहिए। देखिए अगर लोकसभा में आप विपक्षी पार्टी बनाना चाहते हो ना, तो कुल सीटों का 10% आपके पास होना चाहिए, मतलब 55 सीटें जो है ना वो आपके समर्थन में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग विपक्षी पार्टी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा ये 70वां संविधान संशोधन 1991 था। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इनका जो चुनाव होता है ना उसके लिए एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। सभी राज्यों के जो विधानसभा होते हैं ना उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। और दिल्ली पांडुचेरी जो कि 70वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, उसमें ऐड किया गया था, तो उसमें जो दिल्ली पांडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है ना कि कौन कौन से सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसे भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोकसभा राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं होते, और दिल्ली पांडुचेरी के मनोनीत सदस्य भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अलावा जो जितने भी विधान परिषदें हैं ना उनके या तो निर्वाचित सदस्य हो या फिर मनोनीत सदस्य हो, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति के बारे में। इस क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और अपना त्यागपत्र देते हैं। देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना उनका स्पेशल कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है, तो ये तो सबसे पहले किसी के सामने शपथ ग्रहण करते ही नहीं है। दूसरा ये जो अपना त्यागपत्र है ना वो किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, ध्यान रखिएगा, JV मावलकर थे। ठीक है, अगर वर्तमान पूछा जाएगा तो ओम बिरला का नाम भी आपको ध्यान में रखना। अगर बात करते हैं हम लोकसभा का, उसका वर्णन आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है। ठीक है, भारत में संसद का वर्णन किस में है, तो 79 में है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में और कहां से कहां तक विस्तारित है। ध्यान रखिएगा चुनाव आयोग का जो वर्णन है ना भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब होती है चुनाव आयोग का, ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है और 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करते हैं कि भारत के प्रथम चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। अगर पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी तो उसे ध्यान रखिएगा रमा देवी थी। ठीक है, वर्तमान में कौन है तो ज्ञानेश कुमार है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो चुनाव आयोग होते हैं ना इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 साल या फिर 65 साल, जो भी हो जाए। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायती राज की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन की अवधि से 5 वर्ष तक होगी, बताया गया। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 243 का ई अवधि बताता है। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पूर्व आयोजित चुनाव को क्या कहा जाता है। देखिए अगर संसद या फिर जो राज्य विधानसभा होते हैं ना वो भंग हो गए हैं और उनका टाइम पीरियड अभी बाकी है, तो उस परिस्थिति में जो पूर्व जो चुनाव होता है ना उसको हम मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। मध्यवर्ती चुनाव को अगर आपसे पूछा जाएगा कार्यकाल के बाद जो चुनाव होता है ना उसको हम लोग आम चुनाव कहते हैं। अगर सीट खाली हो गए उस परिस्थिति में चुनाव किया जाएगा तो उसे हम लोग उपचुनाव कहेंगे, तो उसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसे और किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, ये अधिकार संसद के पास होता है आर्टिकल 124 के तहत, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंक थे, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। देखिए, बंगाल के जो गवर्नर थे ना, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो पहले कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अधिकार किस मंत्रालय को है। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय को है। भारत में सबसे पहला डिजिटल बजट का पेश किया गया था 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े फुफ्फुस में कौन सी गुब्बारे जैसी संरचना होती है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। ध्यान रखिएगा, जो फेफड़े जिसको हम फुफ्फुस भी कहते हैं, तो उसमें कुपिकाएँ होती है, ठीक है। कुपिकाओं को हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है ना, वो इस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है ना कि अंदर बाहर से जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो अंदर जाती है, और अंदर से जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन जाता है, जब ग्लूकोज के साथ जब अभिक्रिया होता है ना, तो वहाँ पे CO2 निकलता है और H2O गैस भी निकलता है, और ATP के फॉर्म में ऊर्जा भी निकलती है। तो ये जो CO2 होती है ना, ये शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होती नहीं है, तो शरीर से ये बाहर निकल जाती है। तो यही एल्वेलाई के पास ही ये आती है, ये बाहर निकलती है, और O2 क्या होता है, अंदर इन होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु का घटक है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है ना, वो वायु घटक के रूप में कार्य करता है। श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही तो अंदर इनटेक करते हैं ना, तो उसे ध्यान रखिएगा। और इसको लेके कौन जाता है, तो ये RBC के द्वारा जाता है, और इसमें हेल्प कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वायवीय कहा जाता है। और जब भी वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में जब भी श्वसन होता है ना, तो उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय के किस कोष्ठ में को फेफड़ों से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये बाया आलिंद को इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में उदर गुहा और वक्ष गुहा को कौन अलग करता है। याद रखिएगा, डायफ्राम इसको अलग करता है। नेक्स्ट है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, तो श्वास लेने की दर की क्या हो जाए। देखिए, जब आप दौड़ते हो या फिर कोई हार्ड वर्क करते हो जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम जाती है, तो आपका जो श्वास लेने की दर है ना, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सर्वाधिक किस रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। आपको रक्त कणिकाओं में याद रखिएगा RBC, WBC और प्लेट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका परिवहन कौन करता है, तो RBC करता है। इसमें हेल्प इसका कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवास के समय फेफड़े में ली गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना होती है। ध्यान रखिएगा, 21% लगभग होती है, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वो लास्टली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यही ग्लूकोज क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, और जब हम लोग श्वास लेते हैं ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीजन भी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। जब ये दोनों रिएक्ट करता है ना, तो ये क्या टूटता है, CO2 में टूटता है, जल में टूटता है, और ATP के फॉर्म जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। और माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा अंग है जहाँ पे DNA, RNA और राइबोसोम ये सारे के सारे उपलब्ध होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे की जो पीलियों में ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, CO2 और H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आयन के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के फेफड़े का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं, हम लोग अवायवीय कहते हैं। देखिए, जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में ना हो श्वसन, तो उस परिस्थिति को हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधे की पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। देखिए, जिस तरीके से मानव श्वसन करते हैं ना, उसी तरीके से पौधे भी श्वसन करते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन सा होता है, जो पौधे के जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसको रंध्र या फिर स्टोमाटा कहा जाता है। उसके द्वारा ही श्वसन के लिए गैस आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोंकाई फेफड़ों में प्रवेश कर अनेक छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रोंकीओलस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। और बाद में ब्रोंकीओलस ही के छोटे छोटे जो रचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं, ठीक है।
इसे भी ध्यान रखिएगा। यहीं से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। नेक्स्ट है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, ब्लड में जो RH फैक्टर होते हैं, जो ब्लड में जो RH फैक्टर होते हैं ना, उससे संबंधित है एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग का, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइड विलियन में से प्रकाश गुजारने पर प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, टिंडल इफेक्ट इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है कि मक्खन तथा पनीर का उदाहरण क्या है? याद रखिएगा, पायस या फिर इसी को हम लोग इमल्सन, ठीक है, इमल्सन प्रोसेस के द्वारा ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ये सुमेलित नहीं पूछा गया है। देखिए, सिहाई क्या हो जाएगा? सॉल हो जाएगा। धुआं क्या हो जाएगा? देखिए, धुआं जो है ना वो फोम नहीं होता है, बल्कि धुआं क्या हो जाता है? एरोसॉल होता है। फॉर्म किसका हो जाता है? तो जो साबुन का जो झाग होता है ना, उसको हम लोग फॉर्म कहते हैं। दूध का पायस होता है, बिल्कुल सही है। मानिए पतीर का ठोस साल होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइड विलियन में कोलाइड के कण अनवरत टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करते रहते हैं। इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, तो कोलाइड से आपको दो गति ध्यान रखना, एक आ जाएगा टिंडल इफेक्ट और दूसरा ब्राउनी गति। ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रकाश आती है, आपतित होती है और बाद में क्या होती है? प्रवर्तित हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि दर्पणों में किसे अभिसारी और अपसारी कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, अभिसारी जो है ना वो उत्तल दर्पण को कहा जाता है, वहीं पे अवतल दर्पण जो होते हैं उसको हम लोग अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान नाक गले का जो डॉक्टर आंतरिक जांच हेतु किस दर्पण का यूज करता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अवतल दर्पण का यूज डॉक्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के विभिन्न परतों पर प्रकाश का अपवर्तन होने से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यह प्रकाश की कौन सी घटना है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए, जितना भी झूठी घटना होगी ना वो प्रकाश का अपवर्तन ही होगा, क्योंकि तारे स्वयं नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, इनके पास खुद का ऊर्जा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किस परिघटना के कारण तेज गर्मी वाले दिन में मरीचिका दिखाई देती है? देखिए, जितना भी चमकने वाला टॉपिक होगा ना, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही कोई भी चीज़ चमकता है, चाहे वो मरीचिका हो, चाहे हीरा चमक रहा हो। ठीक है, सारे किस में हो जाएंगे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर विभिन्न रंगों को विभक्त किया था? आपको पता होगा, ये प्रिज्म हो जाएगा। यहाँ से जब श्वेत रंग को प्रकाशित जब गुजारते हैं ना, तो ये क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बैनी आप पिनाला आपको पता होगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन के द्वारा इसको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम, जिसको वर्णपट कहते हैं, का माध्यम रंग कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग हरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणुओं के द्वारा प्रकाश के परिकिरण का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, CR रमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किस घटना के कारण तराशा हुआ हीरा चमकता है? हमने आपको कहा था कि जितना भी चमकने वाला चीज़ होगा ना, सबका सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही चमकेगा। यहाँ तक कि इंद्रधनुष जब बनता है ना, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही बनता है। ठीक है, परिवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। ठीक है, तो आपको वो फैक्ट भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृष्ठ में छपे अक्षर को लेंस से देखने पे अक्षर बड़ा दिखाई देता है, तो कौन सा लेंस का प्रयोग हुआ है? तो वहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग हुआ, क्योंकि अवतल लेंस से किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो क्या होता है? हमें बड़ा दिखाई देता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले जाति आधारित जनगणना कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, 2011 में किया गया था। अगर वैसे आपसे पूछा जाएगा जाति आधारित जनगणना कब किया गया था, तो 1931 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय योजना समिति कांग्रेस योजना का गठन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? 1938 में किया गया था, CR बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब और किसके द्वारा आई है। तो याद रखिएगा ये 1948 में आया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, क्योंकि उस समय यही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इन्हीं के पास था। ठीक है, तो ये जो नीति है ना, इसको इन्होंने ही लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति के किस मंडल को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद का गीता भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पीसी महालोबिस मॉडल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आता है। ध्यान रखिएगा ये सिंगापुर से आता है। सिंगापुर का कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, कैपिटल इन्वेस्ट कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई भेजती है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखिएगा जब भारत का जब आर्थिक नियोजन था ना, उस पर एक बुक लिखा गया था, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया, 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। भारत के पहले इंजीनियर या फिर अभियंता कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू महालोबिस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है। तो ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना है, जो कि 1956 से लेकर 61 तक होती है, और इसमें 3 प्रकार के स्टील संयंत्र की स्थापना किया जाता है। राउरकेला संयंत्र की स्थापना, दुर्गापुर और भिलाई। ठीक है, तीनों कहाँ पे है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग को अंतिम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। ध्यान रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान सरकार के द्वारा एमएसपी कितनी फसलों पे दिया जाता है। देखिए ये जो एमएसपी है ना, वो 22 फसलों पे दिया जाता है। इसके लिए कौन सी समिति ने सिफारिश किया था, तो स्वामीनाथन समिति ने। ठीक है, तो इस समिति का भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा भारत का आधारभूत संरचना का लक्ष्य कब तक रखा गया। ध्यान रखिएगा 2026 तक। नीति आयोग की स्थापना कब होता है, योजना आयोग के स्थान पे होता है 1 जनवरी 2015 को। वैसे इसकी घोषणा 2014 को ही अगस्त में कर दिया जाता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पिछले क्लासेज में मैंने उसे कवर करवाया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।